नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एशिया की बिजनेस कैपिटल बनने के बाद अब दुबई क्या ग्लोबल हायर एजुकेशन का हब बनने जा रहा है। यूनेस्को और एजुकेशन से जुड़ी कंसल्टेंसी संस्थाओं की रिपोर्ट बताती है कि दुबई में दुनिया भर के बड़े और प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज की दिलचस्पी दुबई में अपने कैंपस खोलने में बढ़ती जा रही है। खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल से जुड़ी संस्था अपने कैंपस वहां खोल रहे हैं। दुनिया की 60 बड़ी और नामी यूनिवर्सिटीज दुबई में अपने कैंपस खोल चुकी हैं। भारत के आईआईटी भी अपना पहला विदेशी कैंपस दुबई में खोलने का मन बना रहे हैं। इतना ही नहीं, यूनेस्को की रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुबई में 2011 से 2016 के बीच विदेशी छात्रों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा भी हुआ है। इनमें भारतीय छात्रों की तादाद करीब 19% तक पहुंच चुकी है। आखिर दुबई की ओर भारत समेत दुनिया भर और खासकर एशियाई देशों के छात्रों और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का रुझान क्यों बढ़ रहा है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और हमारे इस मुद्दे पर कुछ मुख्य सवाल भी हैं जो कंज्यूमर इज किंग में आज हम पेश करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या ग्लोबल एजुकेशनल हब बनेगा दुबई? क्या दुबई में सस्ती है पढ़ाई? क्या भारत के मुकाबले दुबई में सस्ती है पढ़ाई? क्या भारतीय छात्र दुबई का रुख करेंगे? क्या यूक्रेन से मोहभंग होने का दुबई को मिलेगा फायदा? इन सारे पहलुओं पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हर्षित मिश्रा, डिप्टी एडवाइजर एजुकेशनिस्ट नीति आयोग, हर्ष भरवानी, सीईओ और एमडी जेटकिंग इन्फोट्रेन, और अंकित मेहरा, सीईओ और फाउंडर ज्ञान धन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। हर्ष, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो सबसे पहले दुबई में जो ये बढ़ता हुआ रुझान है फॉरेन एजुकेशन का, इसको आप कैसे देखते हैं? कि अभी मैं इनफैक्ट दुबई से ही बात कर रहा हूँ, शेख जायद रोड पर हूँ। तो पिछले 15 दिन में मैंने काफी हम लोग टाइप्स कर रहे हैं। हमारा जो जेटकिंग है 75 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले 30 साल से हम 10,000 बच्चों को पर ईयर पढ़ाते हैं। 10 लाख बच्चों को आज तक हमने पढ़ाया है। तो अभी हम दुबई में ऑफिस सेटअप कर रहे हैं बिकॉज स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा डिमांड है। आपको एक इंडियन को वीजा का एक बहुत तकलीफ होता है और दुबई एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है इजीली वीजा मिलने के लिए। तो इसलिए काफी स्टूडेंट्स प्रिफर कर रहे हैं। और अभी क्या है, दुबई का जो एजुकेशन है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हो चुका है, क्योंकि काफी अमेरिकन कंपनियां, यूके की कंपनियां और टॉप कंपनीज दुबई आ रही है अपना एजुकेशन बेस सेटअप करने। तो इसे मिडिल ईस्ट का फाइनेंशियल हब कहते हैं। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट के 5 साल में दुबई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको अपना एजुकेशन, हायर एजुकेशन करना है। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर आपने अपना पक्ष रखा है, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर हर्षित मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय छात्रों का दुबई यूनिवर्सिटीज़ और फॉरेन एजुकेशन के लिहाज से दुबई की ओर रुख करना, आप कैसा इसको देखते हैं? 19% जो छात्र जो बाहर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए दुबई में, वो भारतीय हैं, और ये बड़ी तादाद में यूनेस्को की रिपोर्ट भी कह रही है 2011 के मुकाबले अगर हम 2016 के जो कि ताज़ा आंकड़े हैं देखें तो इसमें इजाफा हुआ है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वर्तमान में जो हम इसको दो तरह से मेजर करते हैं। एक इनवर्ट मोबिलिटी है और एक आउटवर्ड मोबिलिटी है। तो अभी हमारा जो आउटवर्ड मोबिलिटी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट इन द हायर एजुकेशन सिस्टम है वो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख के आसपास है। 7 लाख बच्चे भारत से विदेश में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रतिशत बच्चे जो हैं, जैसा आप बता रही हैं, कि दुबई में भी जा रहे हैं। और इसके अगेंस्ट हम लगभग 7 लाख के अगेंस्ट जो विदेश से बच्चे भारत में आते हैं, वो लगभग 80-85 हजार के आसपास बच्चे प्रतिवर्ष दूसरे देशों से भारत वर्ष में उच्च शिक्षा को ग्रहण करने आते हैं। तो भारत सरकार का ये प्रयास है कि ये जो गैप है 8 लाख और 80,000, इस गैप को कम किया जाए, इस गैप को ब्रिज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा भारतीय बच्चे भारत में शिक्षा ग्रहण करें, नंबर 1। और नंबर 2, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा विदेशी छात्रों को अपने विश्वविद्यालयों में, अपने संस्थानों में आकर्षित कर पाएं, ये भी भारत सरकार का प्रयास है। इसमें काफी सारी योजनाओं पर भारत सरकार, नीति आयोग और राज्य सरकारें अत्यंत गंभीरता से काम कर रही हैं, जिसमें प्रमुख फ्लैगशिप प्रोग्राम इज
स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से हम इसमें ज्यादा फंड एलोकेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी यूक्रेन का क्राइसिस हम सभी ने देखा और हम सभी ने उसको महसूस भी किया है। इसको लेकर के सरकार के अंदर ये बात प्रमुखता से उठी है कि किसी न किसी तरह से ज्यादा भारतीय विद्यार्थी भारतवर्ष में शिक्षा ग्रहण करें। उसको लेकर के भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र में क्या संरचनात्मक बदलाव किए जाने की आवश्यकता है और उसको लेकर के सरकार काम कर रही है। चलिए, ये तो आप अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, ये भारत सरकार सुनिश्चित कर रही है कि जो भारत के छात्र हैं वो विदेश ना जाए, उनको जिस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है जो उनको विदेश में दिखाई देती है वो भारत में कैसे मिले। इसको लेकर आप तमाम पॉलिसी स्ट्रक्चर पर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन आज का जो शो है मुख्य तौर पर यही है कि कैसे दुबई में और बाहर एजुकेशन के लिए बच्चे जा रहे हैं। आगे बढ़ाती हूँ मैं चर्चा में और हर्ष से ही एक बार मैं समझना चाहती हूँ कि किस तरह के कोर्सेज, अगर मैं खासतौर से दुबई की मैं बात करूँ तो दुबई अचानक से अपनी कोर्स एनहांसमेंट पे कैसे काम कर रहा है। देखिए, वहाँ पर एजुकेशन तो किफ़ायती है ही, लाइफस्टाइल वहाँ पे तमाम दुनिया के देशों के मुकाबले बढ़िया आपको मिल रहा है। एक ग्लोबल हब तो पहले से ही था दुबई, तो एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। एजुकेशन के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी भी वहाँ पर कैसे आप बिताना चाहते हैं, क्योंकि तमाम तरह की MNCs वहाँ पर अपने ठिकाने खोल कर बैठी हुई है और वैसे में भारत भी पीछे नहीं है। हम भी देख रहे हैं कि कई हमारी IT कंपनियाँ वहाँ पर अपना हब बनाने के फिराक में है। मुझे ये बताएं कि इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, अगर आप इसे रूट करते हैं वाया दुबई, वहाँ पर पढ़ाई लेकर करके, तो वो कैसे आपके लिए अच्छा है और क्या यही एक वजह है, हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं जाना? यस, सो काफी वजह है। एक जो मेन वजह है कि एक बच्चे को, अगर आप एक इंडिया में भारत में रहता है वो इतने साल, दुबई एक बहुत बेस्ट फर्स्ट स्टेप है टू गेट जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने के लिए। वो बेस्ट स्टेप है जिधर वो बाकी दूसरे देशों के लोगों से मिलता है, दूसरे देशों के लोगों से बात करता है। तो सिर्फ डिग्री पाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सपोजर मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दूसरे कल्चर से समझना, सीखना, वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। दूसरा, जो दुबई एक फाइनेंशियल हब है, तो इधर बहुत सारे जॉब्स है फाइनेंशियल कोर्सेज के लिए। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि दुबई इज द अभी एक क्रिप्टो या ब्लॉकचेन का हब बन रहा है, जिधर तमाम देशों से, बिकॉज आपको जैसे मालूम है इंडिया में है या अमेरिका में है या कनाडा में, यूरोपियन काफी जन क्रिप्टो या ब्लॉकचेन में काफी उनका जो रेगुलेशंस है बहुत स्ट्रिक्ट है, पर दुबई में काफी लिबरल है। तो ये एक तरीके से दुनिया का हब बन चुका है ब्लॉकचेन के लिए और क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो काफी हजारों स्टूडेंट्स आ रहे हैं इधर ब्लॉकचेन के कोर्सेज करने, IT के कोर्सेज करने, और फिर इधर ही वो फ्रीलांसिंग भी कर लेते हैं। और इधर बहुत सारी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की कंपनियां आ रही हैं, तो इधर ही डेवलपर या इंजीनियर भी बन जाते हैं। और आपको मालूम है जैसे दुबई में काफी ऑयल और गैस का भी काफी जॉब्स है, बट नेक्स्ट के 5 साल में फाइनेंशियल और ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज का बहुत रुझान होने वाला है और काफी हम लोग को वैकेंसीज भी है इधर दुबई में, और लोगों को सैलरी भी अच्छी मिलती है और लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफी अच्छी है इधर। हर्ष, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसी को अगर हम UK, कनाडा और बाकी जगहों से, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़्यादा क्राउड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन कोर्सेज का आपने जिक्र किया है, आपने कहा क्रिप्टो, आपने कहा ब्लॉकचेन और आपने कहा IT से जुड़े कोर्सेज जो कि हमेशा डिमांड में रहते हैं, इन जगहों पर आपको बेहतर मिल रहे हैं, तो क्या दुबई की एजुकेशन, अगर मैं भारत से तुलना नहीं करूँ लेकिन दुनिया के दूसरे क्षेत्रों से अगर मैं तुलना करना चाहूँ, तो आपको क्या बेहतर लगते हैं? तो अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। पिछले लास्ट वीक में मैं एटलीस्ट 10 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से मिला जो UK बेस्ड है। उन्होंने अपना दुबई में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बनाए। कनाडा से कंपनियां आ रही है, US से कंपनियां आ रही है, तो सब काफी देशों से इधर अपना हब बना रहे हैं, बिकॉज इधर काफी बच्चे आके पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। और बिकॉज वीजा की रिक्वायरमेंट्स, अगर मेजॉरिटी इंडियंस को अगर UK या US जाना है तो वीजा का जो रिक्वायरमेंट्स है काफी टफ है, जो दुबई में नहीं है। दुबई में आसानी से मिल जाता है, लोग सीख सकते हैं, और फिर उसके बाद जो पहला कदम है दुबई आने का, उसके बाद वो US या UK जा सकते हैं। एक बार उनको एक सर्टेन बेस उन्होंने अपना इधर बना दिया।
चलिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फाउंडेशन हम इस चर्चा में अब इंक्लूड करते हैं, एक नया एंगल जहाँ पर ये है कि अगर आप अपने बच्चों को वाकई दुबई या कहीं और भी जगह भेजना चाहते हैं तो किस तरह से उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो एजुकेशन लोन की फिराक में रहते हैं, लेकिन दुबई हो या कोई और जगह हो, सब जगह मेरे ख्याल से अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना ही है, अगर आपने प्लानिंग नहीं कर रखी है सही तरीके से, तो अंकित मेहरा हमको बताएंगे कि प्लानिंग के लिहाज से, लोन के लिहाज से आपको किस जगह पर कितना लोन मिलता है और आपके लिए क्या फायदेमंद होगा। तो अंकित, मुझे ये बताएं कि अभी हम दुबई की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब इस तरह से कोई ग्लोबल हब बन रहा है हायर एजुकेशन के लिए, कोई जगह बन रही है, तो क्या वहाँ पर किफ़ायती कीमत में आपको कोर्सेज मिल रहे हैं? और अगर मिल रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं दुबई में हो रहा है, इसके लिए क्या लोन मिलने में आपको आसानी होगी? क्या किसी खास तरह की रियायतें दी जा रही हैं? जी, तो जो आपने किफ़ायती पढ़ाई की बात की वो तो जायज़ है, और इसी का नतीजा है कि मेरे पास अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो 2021 का डेटा था जो राज्यसभा में था, उसके हिसाब से यूएई में 2,19,000 स्टूडेंट्स हैं, और इसको अगर हम कनाडा और यूएस से कंपेयर करें तो वो इक्विवेलेंट है। कनाडा में 2,15,000 बच्चे हैं और यूएस में 2,12,000 बच्चे हैं। तो यूएई ऑलरेडी बहुत बड़ा हब बन गया है। पर अब बात करते हैं जो आपने कही लोन की, तो उसमें ये होता है कि उसमें ये बता सकता हूँ कि हाँ, लोन मिलता है, पर जहां तक बात बची एजुकेशन लोन्स की, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि दो तरीके के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। एक है हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स और एक है नई एज कंपनीज। तो ट्रेडिशनल बैंक्स के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनकी एक पॉलिसी है। अब अगर अचानक से दुबई नया हब बन रहा है, जैसे हर्ष ने बोला क्रिप्टो के कोर्स ऑफर हो रहे हैं, तो चैलेंज ये होता है कि बैंक्स अपनी पॉलिसीज बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर मैं देखूं कि जो स्टूडेंट यूएई पढ़ने जा रहा है, उसको बैंक से लोन मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, मिलता है, पर उसको लोन मिलेगा बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब कि यदि कोई वो बहुत बढ़िया कोर्स करने भी जा रहा है, तब भी बिना प्रॉपर्टी के लोन मिलना मुश्किल है। इसी समय में ये भी कहना चाहूंगा, पर कुछ एनबीएफसीज होती हैं जो ये समझ रही हैं कि आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं जो यूएस में भी ऑफर हो रहा था, उसका कॉस्ट थोड़ा कम है बट उसका आउटकम बहुत बेहतर है। तो उस केस में एनबीएफसीज जो हैं वो नए प्रोडक्ट्स ज्यादा जल्दी लॉन्च कर पाती हैं। आज की डेट में वही मैं कहना चाहूंगा, आज की डेट में यदि आप फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर जैसे उनका एक हब है दुबई में, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर अप्लाई करना चाहेंगे यूएस में, तो आपको लोन विदाउट प्रॉपर्टी भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपने एग्जाम्स में कितने मार्क्स लाए, इन सब चीजों पे। पर वहीं यदि आप दुबई जाएंगे तो उसकी चांसेस कम हो जाती हैं थ्रू प्राइवेट बैंक्स या थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पर घूम फिर के मैं अगर एक बात कहूंगा कि एनबीएफसीज में लोन्स विदाउट प्रॉपर्टी मिलना भी आसान होगा, बट आज की डेट में क्या स्टूडेंट को दुबई जाते वक्त लोन मिलेगा? यस, उसका आंसर है यस। अब क्या एजुकेशन लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप किस संस्था से लोन लेने की ट्राई कर रहे हैं। किस तरह की संस्था से लोन लेना चाहिए और लोन लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए जो आपको सुनिश्चित करनी चाहिए, अंकित? तो लोन देखिए, लोन दो तरीके के होते हैं। एक होता है लोन जिसमें आप कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, एक होता है जो लोन जिसमें आप प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखेंगे, जो आप बेसिकली सारी अपनी प्रोफाइल के बेसिस पे ही आपको लोन मिलेगा। लोन चाहे जो भी तरीके का हो, जो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी वो क्या क्या चीजें होती हैं। एक है कि इंटरेस्ट रेट कितना है, एंड एज एक्सपेक्टेड जो लोन विद प्रॉपर्टी होता है उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो इंटरेस्ट रेट एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी बहुत बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी पड़ेगी इज कि पढ़ाई के दौरान आपको ईएमआई पे करनी है कि पढ़ाई के दौरान आप बस इंटरेस्ट पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, और कुछ केसेस में पढ़ाई के दौरान कोई पेमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप पढ़ते वक्त क्या आप उस लोन की किस्तें पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो लोन रेट एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि इंटरेस्ट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्टडी है कि नहीं, या ईएमआई आपको पढ़ाई के दौरान देनी पड़ेगी कि नहीं। तीसरी चीज है आपको लोन कितने समय के लिए मिल रहा है, क्योंकि अगर आपको लोन 5 साल के लिए मिलेगा तो उस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। वहीं आपको लोन अगर 15 साल के लिए मिल रहा है तो आपकी हर मंथ की ईएमआई कम हो जाएगी।
तो ये 3 चीजें आपको प्राइमरीली ध्यान में रखनी चाहिए। और भी अलग चीजें हैं, बट ये 3 चीजें एट अ स्टार्ट आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए। अब एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एडमिशन लेटर हुआ, प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ, आपका खुद की केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज ये है जानना है कि आपकी क्रेडिट स्कोर, तो आपने अगर कोई भी लोन लिया हो तो आपने वो लोन टाइम पे प्रीपे किया होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए भी और आपके को एप्लीकेंट के लिए भी। हाँ, और फाइनली अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस होने चाहिए। जी जी। हर्षित मिश्रा जी, क्योंकि आप पॉलिसी ड्राफ्टिंग में हैं और यहाँ पर हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि भारत भी कैसे एजुकेशनल हब बनने की तैयारी कर ही रहा है, जो भी तरह के कोर्सेज का जिक्र हुआ है जिसके लिए बच्चे देश के बाहर जा रहे हैं, उनको लेकर फिलहाल भारत में किस तरह की तैयारी है? मान लीजिए अगर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी के कोर्सेज की ही बात करूँ जो कि मेंशन किए हैं इस को पैनलिस्ट ने इस चर्चा में, आपको लगता है कि भारत इस तरह के कोर्सेज का ग्लोबल हब बन पाएगा या क्या इस तरह के खाके पर काम हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग, AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये सारे लोग मिलकर के इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। जो मॉडर्न कोर्सेज हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोर्सेज हैं, जैसे ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोर्सेज हैं, उन पे काफी ज्यादा काम, उनका करिकुलम, उनका सिलेबस कैसा होना चाहिए, वो इंस्टीट्यूशन कैसे होने चाहिए। इवन AICT is providing recognition to these type of institutions, those who are willing to launch these type of new age courses, I can say, course based on AR, VR, augmented realities, virtual realities, AI, ML, इन सारे ये जो न्यू एज कोर्सेज हैं इनको लेकर के हर लेवल पर हायर एजुकेशन में काम हो रहा है। और सिर्फ काम ही नहीं हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस जो वेदर पब्लिक और प्राइवेट जिनको इन कोर्सों को चलाना है उनको उसके जो निश्चित स्टैंडर्डाइजेशन है, उसका जो मापदंड है, वो अगर उसका पालन करते हैं तो उनको उसका रिकॉग्निशन भी दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी ये बात बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि जो न्यू एज कोर्सेज हैं, जो नई टेक्नोलॉजी पर आधारित कोर्सेज हैं, उनको लेकर के टाइम बाउंड मैनर में एक फ्रेमवर्क, एक रोड मैप बनाया जाना चाहिए। और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको लेकर के काम कर रहा है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये सारे कोर्सेज जो कि दूसरे देशों में चल रहे हैं, वो उसी लेवल पर, उसी स्तर पर, उसी स्टैंडर्ड पे भारतवर्ष में भी चल रहे हैं। आप IITs के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। IIT का एक कैंपस दुबई में खुलने वाला है, लेकिन भारत में जो 15-16 कैंपस हैं वो विश्व स्तरीय पढ़ाई यहाँ के छात्रों को दे रहे हैं। इसके अलावा बिट्स का भी एक कैंपस दुबई में खुल गया है। वहां पर जो कोर्सेज कराए जा रहे हैं वो ऑलरेडी बिट्स मेसरा और बिट्स रांची के इंडियन कैंपसेस में बहुत पहले से कराए जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकली वी आर एट पार विद ऑल अदर ग्लोबल हब और ग्लोबल डेस्टिनेशन अक्रॉस द ग्लोब। बट ये है कि भारत में चूंकि वी हैव मोर देन 140 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन, तो हमारी उस तरह से चैलेंजेस हैं और भारत सरकार उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। बिल्कुल, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दूसरा, आपने बहुत खूबसूरती से समझाया कि किस तरह से ये पूरा खाका तैयार किया जा रहा है और कैसे हम भी एक ग्लोबल हब के तौर पर उभर सकते हैं जहां तक बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन की बात है। लेकिन देखिए हर्षित जी, पढ़ाई के बाद नौकरी बहुत ज़रूरी होती है, तो मुझे ये बताएं कि उसका किस तरह का प्रावधान है। जिस तरह के हब्स की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर तमाम तरह की AMCs हैं जो बच्चों को नौकरियाँ देने के लिए खुद कैंपस में आती है। ठीक है, कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चों को बेहतर जॉब मिल जाती है, लेकिन जिस तरह खाका आप तैयार कर रहे हैं, क्या उसमें नौकरी को लेके कोई तरह का प्रावधान किया गया है? बिल्कुल, जितने भी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, जितने भी एकेडमिक कोर्सेज हैं, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनका अल्टीमेट एम स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स की फैमिली के लिए जॉब ही होता है। तो वर्तमान दौर में जो मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बात पर जोर देती है कि हमें इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज को मजबूत करना है, यानी कि जो कोर्सेज
पर्टिकुलरली न्यू एज कोर्सेज, जितने भी न्यू एज कोर्सेज हैं वो इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार ही बनाए जा रहे हैं। जैसा इंडस्ट्री कह रही है, जो स्किल सेट, जो कॉम्पिटेंसी लेवल इंडस्ट्री को चाहिए है, उसी कॉम्पिटेंसी लेवल पर न्यू एज कोर्सेज को डिजाइन किया जा रहा है, उनको डेवलप किया जा रहा है, उनके करिकुलम डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। और जैसे ही उन कोर्सेज से रिलेटेड बच्चे मींस एकेडमिया में तैयार हो रहे हैं तो इंडस्ट्रीज उनको ले रही हैं। जॉब को लेकर के जो सही संस्थानों में सही स्टैंडर्ड से जिन कोर्सेज को कराया जा रहा है, और स्टूडेंट्स अगर उसका प्रॉपर उस संस्थान के बारे में जागरूकता से पता करके वहां पर एडमिशन ले रहे हैं, तो देयर आर जॉब्स फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव डिजायर्ड रिक्विजिट स्किल फॉर देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, तो उनको जॉब मिल रहे हैं। जहां तक ग्लोबल जॉब सिनारियो की बात है, तो जैसा आपको पता है और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, लगभग भारत का इंडियंस अप्रोक्सीमेटली जो हमारा 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का डायस्पोरा है, जो पूरे ग्लोब में फैला हुआ है, जिसमें अमेरिका की सिलिकॉन वैली से लेके यूके, यूएसए, कनाडा और दुबई में जो बताया जा रहा है कि बहुत सारे छात्र वहां पर पहुंचे हैं, और वो न केवल वहां पर कोर्स करेंगे, बल्कि कोर्स करने के बाद वो इंटरनेशनल कंपनीज में तमाम सारे जॉब इन तमाम सारे देशों में करेंगे। तो ये इसको लेकर के कोई डिनायल नहीं है। अल्टीमेटली ये हमारे देश की मजबूती का एक और माध्यम है, ये हमारे देश को मजबूत कर रहे हैं, ये कंट्री की सॉफ्ट पावर को अलग अलग देशों में बढ़ा रहे हैं, और हमें इन सारे लोगों पर बहुत गर्व है। बिल्कुल। हर्ष, थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दुबई के आगे भी जाते हैं, और कुछ कोर्सेज जो आपने कहे हैं, मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के इंस्टीट्यूट जिनका भी जिक्र हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया, जो कि आने वाले वक्त में ऑफर करेगा ही करेगा। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल कोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और हमने देखा है कि महामारी के दौरान इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों ने, खासतौर से कंपनियों ने जो है इसकी अहमियत को समझा है। न सिर्फ छात्र बल्कि ऑलरेडी जो MNCs ऑपरेट हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, हम देख रहे हैं कि वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग्स लगातार दे रहे हैं। क्या इस तरह के कोर्सेज में भी आप देख रहे हैं कि डिमांड और पलायन जो है वो बढ़ रहा है, और एक तरह से जो हम बच्चों की बात कर रहे हैं विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह के कोर्सेज को भी क्या ऑप्ट किया जा रहा है? यस यस, इनफैक्ट मैं बताऊंगा, आप कोई भी टेक्निकल कोर्स भी करते हैं, उसके साथ आपके, हम लोग जैसे जेटकिंग में हम ब्लॉकचेन हो या IT नेटवर्किंग हो या सॉफ्टवेयर हो, उसके साथ हम इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स साथ में जोड़ते हैं। बिकॉज सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको सॉफ्ट स्किल्स और कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरव्यू फेस करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे वर्क प्लेस पे काम कैसे करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको प्रमोशन चाहिए, कैसे बॉस के साथ बात करने का, कैसे ईमेल लिखने का, तो ये छोटी छोटी जो स्किल्स है वो सीखना अभी बहुत जरूरी हो गया है। और अगर आपने देखेगा, जैसे हम जूम पे अभी बात कर रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पे हम लाइव है, तो जूम पर बात करना भी बहुत बच्चों को ड्यूरिंग लॉकडाउन या कोविड के दौरान पता नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा करके सीखे। अभी काफी जनों को आता है कैसे जूम पे सीखना है, और उनको आगे भी सीखना पड़ेगा कि कैसे वो रिमोटली काम कर सकते हैं, कैसे। तो ये जो थोड़ा प्रोग्राम मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स है, वो भी बहुत बच्चे कर रहे हैं। ऑब्वियसली इतना वजन नहीं है उसमें, जो आपका टेक्निकल या ब्लॉकचेन सुन के जो लोग एक्साइट होते हैं, उतना एक्साइटमेंट है नहीं, पर वो बढ़ रहा है। वो जानते हैं कि उन्हें सीखना है, तो इसमें अटैच करके हम साथ में दे सकते हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा मजा आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर हर्षित जी शायद कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा फोकस इस एस्पेक्ट पर भी रहने वाला है। साथ ही हर्षित जी, मुझे ये भी बताइए आप कि जो भी तरह के कोर्सेज हम ऑफर करने वाले हैं, और इंडिया को एक ग्लोबल एजुकेशन या हायर एजुकेशन हब बनाने की राह पे जो हम निकल रहे हैं, उसमें हटके कोर्सेज क्या क्या होने वाले हैं? जो दुनिया भर में आपको मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, पहले तो आपका जो पहले वाला क्वेश्चन है, सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करेंगे, आप चाहे वो आपका जॉब इंटरव्यू है, आपका प्रमोशन इंटरव्यू है, आपका इंक्रीमेंटल इंटरव्यू है, तो सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत में भी तमाम यूनिवर्सिटीज में, तमाम इंस्टीट्यूशन में, जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर भी
कोर्सेज के साथ स्टूडेंट्स के सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया जाता है। और इसका एविडेंस है कि भारत में भारतीय छात्र, काफी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र इंडिया में कोर्स करने के बाद यूएस में, कनाडा में, यूके में, इवन दुबई में जाकर के या तो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं या आगे के कोर्सेज कर रहे हैं। इससे ये स्वतः सिद्ध होता है कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर कम्युनिकेशन स्किल, पर्टिकुलरली द स्किल्स रिलेटेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये भारत का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, भारत का एक सॉफ्ट पावर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, दैट वी आर वेरी गुड इन स्पोकन इंग्लिश। और उसी की वजह से वी आर बूमिंग इन सिलिकॉन वैली, वी आर बूमिंग इन यूएस, वी आर बूमिंग इन यूके, और हम हर जगह बहुत कायदे से काम कर रहे हैं। और उसी का एक ज्वलंत उदाहरण है कि आज चाहे वो गूगल का सीईओ हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हो, दे ऑल आर प्राउड इंडियन एंड वी आर आल्सो प्राउड इन सेइंग दिस। तो ये तो एक बात है। और मैं आपको बिल्कुल एश्योर करना चाहता हूं कि भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी गवर्नमेंट है, पब्लिक है या प्राइवेट है, वहां पर मेन स्ट्रीम कोर्सेज के साथ जो सॉफ्ट स्ट्रीम कोर्सेज हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनको लेकर के जितने भी सरकारी नियामक हैं, चाहे वो यूजीसी है, चाहे वो एआईसीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, नीति आयोग है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, हम सारे लोग सिंक्रोनाइजेशन में, कोऑर्डिनेशन में, कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को न केवल उनके सेक्टर की नॉलेज, बल्कि जो सॉफ्ट सेक्टर है उसकी नॉलेज भी उनको मिल पाए, और उसके साथ वो अच्छे तरह से अपने काम को कर सकें, अच्छे जॉब को कर सकें, और विश्व में देश का नाम रोशन कर सकें। आप बहुत मुझे 2 सेकंड आप देंगी। आपका जो दूसरा वाला प्रश्न है कि ये जो न्यू एज कोर्सेज हैं, इनकी तैयारी क्या है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम हर तरह से जी चलिए, लगभग समय खत्म हो चुका है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे थे मेरे ख्याल से वो आपने ऑलरेडी कहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर भले ही हम देख रहे हैं कि दुबई एक ग्लोबल हब एजुकेशन के तौर पर उभर रहा है, लेकिन भारत भी कहीं पीछे नहीं है। जितनी जानकारी हमें शो के जरिए मिल रही है, वो दिन दूर नहीं है जब भारत भी ग्लोबल एजुकेशन के मामले में हब के तौर पर दुनिया के दूसरे देशों को टक्कर देने के बिल्कुल सक्षम है और उस राह पर निकल भी चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।